तो कहानी स्टार्ट होती है सन 8045 में, जहाँ इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसानों की तरह दिखने वाले लंबे चौड़े राक्षस थे, जिन्हें टाइटन्स कहते हैं। और ये जब चाहे इंसानों पे हमला करके हर तरफ तबाही मचा देते थे। और इसी तरह इन्होंने इंसानों की 20% से भी ज्यादा आबादी खत्म कर दी। और अब इनके हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंसानों ने बड़ी और मजबूत 3 दीवारें बनाई, जिन्हें मारिया, रोज और सिना कहा जाने लगा। लेकिन मजबूत दीवार बना देने से क्या टाइटन्स का खतरा टल जाएगा? क्या वो टाइटन से हमेशा सुरक्षित रह पाएंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे खुद पता चल जाएगा। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरन है। वो एक बुरा सपना देखने की वजह से परेशान है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिकासा है, और ये एरन की बहुत करीबी दोस्त है। और इसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद ये एरन की फैमिली के साथ ही रहती है। वो दोनों सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके वापस अपने घर जा रहे होते हैं। और तभी उन्हें रास्ते में एक सोल्जर मिलते हैं जिनका नाम हांस है। और ऑन ड्यूटी इन्होंने दारू पी रखी होती है। और ये एरन और उसके फैमिली के अच्छे दोस्त होते हैं। आपको नहीं पता ऑन ड्यूटी दारू नहीं पीनी चाहिए? हांस नशे की हालत में कहता है, अरे तुम्हें क्या पता, ये पीने के बाद मजे में काम हो जाता है अपना। एरन गुस्सा होकर कहता है, हांस आप एक सोल्जर हो और इस हालत में उन टाइटन से आप हमारी कैसे रक्षा कर पाओगे? और तभी एक और सोल्जर आके कहता है, पिछले 100 सालों में उन्होंने दीवार खड़ोचने के अलावा और कुछ नहीं किया। अगर कुछ होता भी है तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कैसे इस हालत में सामना करोगे उनका? क्यों धोखा दे रहे हो खुद को और उन सबको जो भी तुम पे भरोसा करते हैं? ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी रास्ते में एक बैल बजती है और एरन देखने दौड़ता है उन सिपाहियों को जो इन दीवारों के पार जाते हैं उन टाइटन से लड़ने के लिए। और इस वक्त वो वापस आया है और उनकी इतनी बुरी हालत देख के लोग आपस में बात करते हैं, इस बार तो सिना को बहुत नुकसान हुआ है। यही होता है जब वो बाहर जाते हैं लड़ने के लिए। और तभी एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर को रोक के पूछती है, मेरा बेटा कहीं दिख नहीं रहा, वो भी तो आपके साथ गया था ना? तभी दूसरा सोल्जर कहता है, वो दे दो इन्हें। सोल्जर उन्हें कपड़े में लिपटा कुछ देते हैं और वो बूढ़ी औरत कपड़ा हटा के देखती है और वहाँ उनके बेटे का कटा हाथ होता है। वो बहुत भावुक हो जाती है और वहीं बैठ के रोने लगती है और चारों तरफ गम का माहौल होता है। कह दो कि मेरे बेटे की कुर्बानी बेकार नहीं गई, अब हम शांति से रह सकते हैं। तभी वो सोल्जर रोते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कह सकता। टाइटन्स का खतरा अब भी उतना ही है जितना पहले था। उन सब के जाने के बाद एक आदमी उनकी बैक बिचिंग कर रहा होता है। हमारी मेहनत की कमाई इन बुजदिलों के पेट भरने में चली जाती है और हम बस तमाशा देखते रह जाते हैं। और तभी एरन उसको डंडे से मार देता है। चुप कर टकले। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो भी उन सोल्जर्स की तरह मिलिट्री में जाके उन टाइटन से लड़ना चाहता है। मिकासा उसे पकड़ के वहाँ से निकल लेती है। हाँ सही क्या, भाग गए, मतलब छोड़ता नहीं। फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं और साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और तभी मिकासा बताती है कि एरन मिलिट्री में जाना चाहता है। तुम चुप नहीं रह सकती थी, यहाँ क्यों बोला? और ये सुन के उसकी मम्मी बहुत घबरा जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम पागल तो नहीं हो गए? बेटा बाहर की जिंदगी में बहुत खतरा है। हाँ डैड मैं जानता तो हूँ। एरन के डैड एक डॉक्टर है और वो एक पेशेंट का इलाज करने कहीं जा रहे होते हैं। और जाते हुए एरन से कहते हैं, मेरे वापस आने तक अच्छे से रहना और बदले में मैं तुम्हें वो करने दूंगा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। और साथ उसे एक चाबी भी देते हैं। बाय डैड, अच्छे से जाना और जल्दी वापस आना। और इधर एरन, मैं अब भी तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ और उसे मिलिट्री में ना शामिल होने के लिए कहने लगती है। लेकिन एरन वहाँ से भाग खड़ा होता है। हाँ यार ऐसी थोड़ा बदमाश है ये। और अब उसकी मम्मी मिकासा से कहती है, मेरे बेटे को अब तुम ही रोक सकती हो, रोक लो उसे। और दूसरी तरफ कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। और तभी एरन चलाता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। छोड़ दो उसे। वो बदमाश बच्चे एरन के पीछे मिकासा को देख के बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अभी तो मैंने मारना शुरू भी नहीं किया, पहले ही भाग गए, समझदार हो। एरन और मिकासा उसे बचा लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो तीनों बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे 100 सालों से दीवार उनकी रक्षा कर रही है, लेकिन ये चीज अब और ज्यादा नहीं चलेगी। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और तभी दीवार के पास एक धमाका होता है। वहाँ एक 50 फीट से भी ज्यादा बड़ा टाइटन आ जाता है और कई छोटे छोटे टाइटन्स भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और दूसरे ही पल में वहाँ तबाही का मंजर हो जाता है। एरन और मिकासा अपने घर की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह टूट चुका है और उनकी मम्मी मलबे के नीचे दबी हुई है। और साथ ही उनकी तरफ एक टाइटन भी आ रहा होता है। ये देख उसकी मम्मी कहती है, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। एरन और मिकासा उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, रुक जाओ, मैं इसे उठा रहा हूँ। और तभी वहाँ सोल्जर हांस आ जाते हैं। हांस, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, जल्दी बच्चों को यहाँ से ले जाओ। चिंता मत करो, हमारे पास और भी रास्ते यहाँ से निकलने के। और वैसे भी मैं एक सोल्जर हूँ, मेरा काम ही है टाइटन को खत्म करना और लोगों की रक्षा करना। वो टाइटन को मारने उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन टाइटन को देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि वो इस टाइटन को नहीं हरा सकता। हंस वापस आके एरन और मिकासा को लेके वहाँ
वहाँ से जाने लगता है। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। उन्हें ज्यादा देख उसकी मम्मी खुश हो रही होती है, लेकिन वो भी अंदर से बहुत दुखी होती है। और तभी एक टाइटन आके उसकी मम्मी को पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें। वो टाइटन एरिन की मम्मी को जिंदा निकल जाता है और ये देख एरिन पूरी तरह सहम जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी एकदम से उसे होश आता है। वो हांस के सिर पे मारने लगता है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। हांस उसे नीचे गिरा देता है। एरिन तुम ठीक हो ना? एरिन हांस की तरफ बड़ी गुस्से भरी नजरों से देखता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। हांस एरिन का हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत डर गया था। मेरी मकारी की वजह से तुम्हारी मम्मी मारी गई। प्लीज एरिन मुझे माफ कर दो। फिर हांस उन्हें लेकर एक सेफ जगह जाने लगता है और इधर बेचारा एरिन अपने गुस्से को पी जाता है। और मिकासा की भी हालत ठीक नहीं होती, उसे भी वो हादसा बार बार दिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि टाइटन्स ने चारों तरफ तबाही मचा दी होती है। इंसानों को पकड़ पकड़ के खा रहे होते हैं और जो लोग टाइटन से बच गए हैं वो सब शिप पकड़ के वहाँ से निकल रहे होते हैं। और एक ऐसी शिप में आर्मिन होता है, एरिन और मिकासा का दोस्त। आर्मिन बड़ी बेताबी से उन्हें ढूंढ रहा होता है और किस्मत से वो दोनों उसे दिख जाते हैं। आर्मिन उन्हें आवाज लगाने जा ही रहा होता है, लेकिन उसके दादा ऐसा करने से उसे मना कर देते हैं, क्योंकि जिस शिप पे वो था वो ऑलरेडी ही लोगों से भर चुकी होती है। लेकिन किसी तरह वो दोनों भी शिप पे आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिलिट्री की एक टुकड़ी कैनन की मदद से टाइटन्स को रोक रही होती है दीवार के अंदर आने से। और अंदर कुछ सोल्जर्स उस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उन टाइटन के साथ वो सोल्जर्स भी भारी रह जाएंगे। और ये सब हांस को पता चल जाता है। रुक जाओ, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे, बाहर हमारे साथी भी है। लेकिन हांस को ही पकड़ लिया जाता है और तभी जमीन हिलती है, मानो कि बहुत बड़ा भूकंप आया हो। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही बड़ा टाइटन होता है, जो कि बाकी टाइटन से भी बहुत अलग होता है। उसकी बॉडी एक आर्मर से प्रोटेक्टेड होती है और ऐसे टाइटन्स को आर्मर टाइटन्स कहते हैं। इन पे कैनन्स का भी कोई असर नहीं होता। वो टाइटन पूरी जान से दीवार की तरफ दौड़ता है। ये देख सोल्जर गेट को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टाइटन दीवार में ही छेद करके अंदर आ जाता है। और ये देख एरिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कुछ ही घंटों में सिकनसिना टाउन पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह हायर पोस्ट के ऑफिसर तक भी पहुंच जाती है। सिकनसिना टाउन तबाह हो गया, लेकिन सबूत क्या है? इतने सारे लोग शिप में वॉल रोज की तरफ आ रहे हैं कि काफी नहीं। मेरे हिसाब से वॉल मारिया टाइटन से निपट सकती है, मुझे नहीं पता, शायद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेनी चाहिए। और तभी एक सोल्जर आके इन्फॉर्मेशन देता है, टाइटन्स लोरी दीवार तोड़ के अंदर आ गए हैं। और इधर हम देखते हैं कि उस आर्मर टाइटन की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे टाइटन्स भी अंदर आ गए होते हैं और अंधाधुंध तबाही मचा रहे होते हैं। और ये देख सोल्जर हंस कहते हैं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी। और मैं उन्हें हमेशा परेशान करता रहा और उनसे कभी भी नहीं कहा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ और बहुत कमजोर भी। और तभी उसके अंदर एक आग जलती है और वो बहुत गुस्से में कहता है, मैं इनकी हस्ती मिटा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डर के कारण बाहरी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया और टाइटन्स की तबाही से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और किसी तरह बचे लोगों को वॉल रोस में आके रहना पड़ा। और तभी हमें एरिन के डैड को देखते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी वापस आ रहे होते हैं। एरिन, कॉलरा, मिकासा, काश तुम सब ठीक हो। और तभी, डैड आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दो मुझे, ज्यादा हिलो मत, मैं ये इंसान के भलाई के लिए कर रहा हूँ, मुझे करना होगा। डैड मम्मी के जाने के बाद अब बहुत बदल गए हैं। चुप रहो, ये चाबी देख रहे हो, ये चाबी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगी। और तभी एरिन की आंखें खुलती है और मिकासा उसे बताती है कि वो एक सपना देख रहा था। आराम से उठो, चलो वेयर हाउस के बाहर खाना बांटा जा रहा है। बाहर लोगों को खाने के लिए लड़ता देख वो मन में कहता है, पहले मेरी जिंदगी बेकार थी, लेकिन अब तो बदतर है। और तभी आर्मी ने आके उन्हें सूखी ब्रेड देके कहता है, ये लो, मेरे दादा किसी तरह भी ब्रेड ले आए थे, उन्हें हमारा शुक्रिया कहना। और तभी एक सोल्जर उनकी तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखता है, अरे ये हमें ऐसा क्यों देख रहा है, लगता है उसे भी भूख लगी होगी। और तभी वो सोल्जर उन्हें ताना मार के कहता है, भूखे नंगों को खाना पानी मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अब इन लोगों को भी हमें संभालना होगा, अगर टाइटन्स यहाँ होते तो तुम लोगों को कच्चा चबा जाते। और ये सुन के एरिन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और जाके उसे एक किक मार देता है। और बदले में वो सोल्जर भी एरिन को एक मुक्का लगा देता है और बगल में खड़ा एक सोल्जर भी बेमतलब में उस पर हाथ साफ कर देता है। तुम सब कायर हो, तुम्हें क्या पता जब कोई टाइटन तुम्हारे किसी अपने को तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खा जाए। ये सुन वो सोल्जर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एरिन को मारने आता है। तभी आर्मी उनके बीच आके उसे रोक लेता है। इसे माफ कर दो सर, इसका वो मतलब नहीं था, भूख ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, प्लीज इसे माफ कर दो सर। और आसपास खड़े सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो सोल्जर लोगों के कारण उसे माफ कर देता है। ठीक है माफ किया, पर अपने दोस्त को थोड़ी तमीज सिखाओ।
फिर वो तीनों एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं और आर्मिन एरिन को समझा रहा होता है तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन एरिन ये भूख की वजह से नहीं कर रहा होता, उसका सच्ची में दिमाग खराब हो गया होता है। हमारे और टाइटन्स के बीच ये डरपोक सोल्जर खड़े हैं और ये कभी भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। चुप हो जाओ, तुम ये सब भूख के कारण बोल रहे हो। एरिन अपनी ब्रेड आर्मिन की तरफ फेंक के कहता है अच्छा ऐसा है तो ये लो, इसे तुम ही खा लो। बस अब बहुत हुआ, पानी सिर के ऊपर जा चुका है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। किस लिए? किसी टाइटन के हाथों मरे जाने के लिए? हाँ मैं सोचता था कि हमारा फ्यूचर दीवारों के पार है, लेकिन जिस तरह तुमने उस सोल्जर को कहा पता नहीं वो हमारा क्या हाल करते। बस ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, हमेशा भागते रहना चाहते हो। देखो हम अब कर भी क्या सकते हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं। कायरो की दी गई भीख में पलना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी, पर मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। और तभी मिकासा एरिन को एक मुक्का लगा देती है। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? हम सब कीड़े मकोड़े हैं, अगर हमें भी मदद नहीं मिली होती तो कब का हम मर चुके होते। हम कमजोर है, हम अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ पा रहे, हम बस कीड़े मकोड़े हैं और टाइटन्स हम सबसे ऊपर है। और यही सच है, इज्जत अपनी जगह है पर हमें जिंदा रहना होगा, और तुम्हारी मम्मा भी यही चाहती थी। मिकासा एरिन से ब्रेड लेके एरिन के मुंह में ठूस देती है, खाओ इसे, यही रास्ता जिंदा रहने का। और अब एरिन भी रोते हुए वो ब्रेड खा रहा होता है। और फिर भूखे लोगों के एक झुंड को खाली पड़ी जमीन पर छोड़ दिया जाता है अनाज उगाने के लिए, लेकिन बर्फ और ठंड के चलते कुछ नहीं उग पाता। और फिर अगले साल सन 1846 में बाकी बच्चे लोग मिलिट्री में शामिल होने लायक हो गए थे, जिससे वो बोलमारिया को वापस हासिल कर सके। 2.5 लाख लोगों को भेजा गया, जिसमें आर्मिन के दादा भी थे। लगभग बची हुई आबादी के 20% को भेजा गया, लेकिन उनमें से 200 भी वापस नहीं आ पाए। टाइटन्स पे तो इसका कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन इससे टाइटन्स के हमले अंदरूनी हिस्सों पे कम हो गए। और तभी हम आर्मिन को देखते हैं जो कि अपने दादा की हैंड पकड़ के रो रहा होता है। और तभी एरिन कहता है बस अब बहुत हुआ, हमें उनको खत्म करना ही होगा, और इसलिए अगले साल मैं कैडेट्स में भर्ती होने जाऊंगा ताकि मैं ताकतवर हो सकूं और उन टाइटन्स का खात्मा कर सकूं। आर्मिन और मिकासा भी बोलते हैं कि वो भी एरिन के साथ कैडेट में भर्ती होने जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 साल बाद। सब अपनी कमर सीधे रखो, तो अब शुरू होता है 104 कैडेट का बूट कैंप, और मैं हूँ कमांडर कीथ चैरिट, और तुम लोग मुझसे अगले 3 साल नफरत करने वाले हो। बहुत हार्ड ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी मौत यही होगी, और वो मौत मैं तुम्हें दूंगा। तो इसलिए कमर कस लो और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और एक सवाल खुद से करो कि तुम शिकारी हो या शिकार? क्या मैं हार मान के मौत को गले लगा लूंगा, या बनूंगा मैं इंसानियत का मसीहा? और तभी एरिन अपने मन में कहता है मैं बनूंगा शिकारी, मैं टाइटन से बदला लूं उससे पहले ही वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं कहूँ एक ऐसा एनीमे है जिसका मेन कैरेक्टर अपने टाइम का लेजेंडरी हिटमैन रह चुका है, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया की माँ सकता है। इसकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।